अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली MLT एजुकेशन करियर। आज का हमारा टॉपिक है एलाइज़ा, जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है। एलाइज़ा का मतलब क्या है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जहाँ भी वर्ड इम्यूनो यूज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद सॉर्बेंट का मतलब होता है कि जज्ब कराना। एलाइज़ा एक बहुत सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेक्निक है एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने की। एलाइज़ा और EIA। EIA का मतलब क्या है? एंजाइम इम्यूनो एसे। ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि एलाइज़ा के लिए ही यूज़ की जाती हैं। एलाइज़ा ऐसा टेस्ट है जो आपको क्वालिटेटिव रिजल्ट भी देता है और क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी देता है। क्वालिटी भी बताता है और क्वांटिटी भी बताता है। क्वालिटी इन सेंस के जैसे अगर हम लैब के अंदर हेपेटाइटिस C एंटीबॉडी टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं है, यानी कि अगर कलर प्रोड्यूस होगा तो इट मीन्स के एंटीबॉडी मौजूद है और अगर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो इट मीन्स के एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। तो ये हो गई क्वालिटी। और क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वो एंटीबॉडी कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद है, यानी कि एंटीबॉडी टाइटर कितना है। तो आपको कंसंट्रेशन पता चल गई, इट मीन्स कि आपको क्वांटिटी पता चल गई। तो एलाइज़ा एक ऐसा टेस्ट है जो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें बताता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि लेबॉर्ट्री में एलाइज़ा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है माइक्रो टाइटर प्लेट। ठीक है, माइक्रो टाइटर प्लेट एक प्लास्टिक की प्लेट होती है जो पॉलीस्टीरीन की बनी हुई होती है और इसके अंदर टोटल 96 वेल्स पाए जाते हैं। 8 वेल्स की सीरीज़ होती है वर्टिकली और 12 वेल्स की सीरीज़ होती है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अंदर एंटीजन या फिर एंटीबॉडी कोट होती है। उसके बाद है जस्टर, जो कि सैंपल या रिएजेंट को पिक करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है माइक्रोप्लेट वॉशर, यानी कि जब हम एलाइज़ा टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसके स्टेप्स मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो उसमें जो वॉशिंग का प्रोसेस है वो वॉशिंग हम माइक्रोप्लेट वॉशर के ऊपर करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें यह होता है कि हम वॉशिंग मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअल भी हम वॉशिंग करते हैं, हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ़ सैंपल्स कम होते हैं। लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ़ सैंपल ज़्यादा होते हैं, यानी कि मोर देन 30-40, तो हम माइक्रोप्लेट वॉशर यूज़ करते हैं। अगर सैंपल की क्वांटिटी कम होती है, जिस दिन फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सैंपल हैं, 3 सैंपल हैं, 5 सैंपल हैं, 8 सैंपल हैं, तो उसमें फिर हम मैनुअल वॉशिंग भी करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल करेक्ट मेथड है वो यही है कि हमें माइक्रोप्लेट वॉशर से वॉशिंग करवानी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नंबर 4 स्टेप है यानी माइक्रोप्लेट रीडर, यानी कि जब हम एलाइज़ा का पूरा टेस्ट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद हम उसको किस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसकी वैल्यू को चेक करते हैं या उसकी वैल्यू को रीड करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है माइक्रो टाइटर प्लेट रीडर। उसके बाद नंबर चीज़ रिक्वायर्ड होती है लैब में एलाइज़ा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, तो वो है रिएजेंट। नंबर 1 है कोटिंग बफर, जो कि यूज़ किया जाता है एंटीजन या एंटीबॉडी को कोट करने के लिए। उसके बाद है डाइल्यूटिंग या वॉशिंग बफर। रिएजेंट किट में जो वॉशिंग बफर होता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है डिस्टिल वाटर या डी आयोनाइज वाटर के अंदर और उसके बाद लैब में वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है ब्लॉकिंग बफर। ब्लॉकिंग बफर जो कि इम्यूनो कॉम्प्लेक्स को बाइंड करके रखने में हेल्प करता है। उसके बाद है एंजाइम। अच्छा, ये एंजाइम का क्या मतलब है? देखें, एंजाइम ये वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड होती हैं, जैसा कि टेस्ट का नाम है, टेस्ट किट में मिलती हैं रिएजेंट की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट वो सॉल्यूशन होता है जिसकी वो रिएजेंट या वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से कलर प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद है स्टॉपिंग सॉल्यूशन। किसी भी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, यानी कि जब भी कुछ केमिकल, फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल्स का अगर हम रिएक्शन करवाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें वो रिएक्शन स्टॉप कराना होता है तो हम क्या डालते हैं, उस वक्त डालते हैं स्टॉपिंग सॉल्यूशन, ताकि
रिएक्शन स्टॉप हो जाए और उसके बाद फिर रीड करते हैं। तो आइए मैं आगे आपको बताती हूँ, आपको आगे जो है वो और ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एलाइज़ा की तरफ। एलाइज़ा की 4 टाइप्स होती हैं: इनडायरेक्ट एलाइज़ा, डायरेक्ट एलाइज़ा, सैंडविच एलाइज़ा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा। आज के इस लेक्चर में हम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और सैंडविच एलाइज़ा को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा इज सच अ डिफरेंट टाइप ऑफ एलाइज़ा बिटवीन अदर 3 टाइप्स। तो कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के पार्ट 2 में हम कॉम्पिटिटिव एलाइज़ा को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम आपको कट ऑफ वैल्यू भी कैलकुलेट करना से। इनडायरेक्ट एलाइज़ा। अच्छा, अब इनडायरेक्ट एलाइज़ा को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक पेशेंट है, उसके अंदर हमें एंटीजन बी मालूम करनी है कि एंटीजन बी इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चीज़ मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आप हेपेटाइटिस ए परफॉर्म कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो, या किसी भी तरह का कोई हार्मोन परफॉर्म कर रहे हो, या विटामिन्स का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो हर एक टेस्ट के लिए डिफरेंट वेल्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि हर एक टेस्ट के लिए डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंटीजन या एंटीबॉडीज़ प्री कोड होती हैं। तो यहाँ पर हमें एंटीजन बी डिटेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम जो प्लेट यूज़ करेंगे वो पहले से एंटीबॉडी प्री कोटेड होगी। तो फर्स्ट स्टेप में पेशेंट का सीरम या सैंपल ऐड करेंगे। तो सीरम के अंदर मौजूद अगर एंटीजन बी मौजूद है, वेल के बॉटम के साथ स्टिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वॉश करवाएंगे। वॉश करने के बाद जो भी अनबाइंड एंटीजन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद हम ऐड करेंगे ब्लॉकिंग रिएजेंट। ब्लॉकिंग रिएजेंट क्या करता है कि वेल के अंदर जो भी एंटीजन या एंटीबॉडी हैं उनको ब्लॉक करके रखता है। उसके बाद वॉशिंग करवाएंगे और वॉशिंग के बाद फिर हम ऐड करेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी क्या होता है, ये लैब के अंदर वो रिएजेंट होता है जिसके अंदर प्री फॉर्म एंटीबॉडी मौजूद होती है। ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी एंटी बी एंटीबॉडी कहलाती है। क्योंकि हमें एंटीजन बी मालूम करनी है, तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी यूज़ होगी वो एंटी बी एंटीबॉडी यूज़ होगी। अगर यहाँ पर हम एंटीजन ए डिटेक्ट कर रहे होते तो हम एंटी ए एंटीबॉडी यूज़ करते। अगर हम एंटीजन सी डिटेक्ट कर रहे होते तो यहाँ पर हम एंटी सी एंटीबॉडी यूज़ करते। लेकिन जैसा कि हमें यहाँ पर एंटीजन बी डिटेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हम एंटी बी एंटीबॉडी यूज़ करेंगे, जो कि हमें रिएजेंट की फॉर्म में मिलती है। इस रिएजेंट के अंदर एंटी बी एंटीबॉडी मौजूद होती है। अच्छा, ये एंजाइम लिंक्ड होती है। जब हम ये ऐड करेंगे तो क्या होगा कि एंटीजन के एपिटोप के साथ जाके ये इम्यूनो कॉम्प्लेक्स जनरेट करेंगे। अच्छा, ये एंजाइम का काम क्या होता है, ये एंजाइम एक स्पेशल टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि कलरलेस सब्सटेंसेस को कलरफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर एंटीजन भी मौजूद है तो एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी है वो जाके इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देगी। अगर तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि एंटीजन बी मौजूद है और यहाँ पर कलर प्रोड्यूस होगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर एंटीजन बी मौजूद नहीं होती, यानी कि पेशेंट के सीरम में या ब्लड में एंटीजन बी मौजूद नहीं होती, तो क्या होगा कि वॉशिंग से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी रिमूव हो जाती है और यहाँ पर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता। तो लास्ट स्टेप में जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने वॉशिंग करवाई। वॉशिंग के बाद अच्छा, यहाँ पर आपने देख रहे हैं कि एक एंटीजन ए के साथ कोई बाउंड नहीं बना, एंटीजन ए के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना और ना ही एंटीजन सी के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो की और लॉक का काम करती है। यानी कि हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जिसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो जो भी अनबाउंड एंटीजन या एंटीबॉडीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी और जो
जहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना है सिर्फ वो रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जब ये वॉशिंग करवाने के बाद कि जो भी अनबाइंड एंटीजन और एंटीबॉडीज़ हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम एक लास्ट केमिकल सब्सटेंस ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस क्या करता है कि ये कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कलर जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम माइक्रोप्लेट रीडर की हेल्प से हम कलर ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एलाइज़ा एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको क्वालिटी भी बताती है और क्वांटिटी भी बताती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर अब जैसे कि यहाँ पर एंटीजन मौजूद है तो यहाँ पर कलर प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर ये एंटीजन मौजूद नहीं होती तो क्या होता कि कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता। अच्छा, ये कलर को ऑब्ज़र्व करने की जो टेक्निक है, ये टेक्निक क्या कहलाती है? वो टेक्निक जो हम एलाइज़ा के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है। अच्छा, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम एलाइज़ा टेस्ट के ऊपर कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर ये होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि डायरेक्ट एलाइज़ा के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत सिंपल और इजी टू परफॉर्म है, बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है कि हमने सिर्फ पेशेंट का सीरम डाला और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली और हमारा इम्यूनो कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया, हमने कलर को रीड कर लिया। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक ही एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो यानी कि कलर प्रोड्यूस करने की जो सोर्स है वो बहुत कम है। इस तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एरर के। ठीक है। उसके अलावा ये टेस्ट ये बहुत लेस रिलायबल है और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इम्यूनो रिएक्शन भी बहुत कम हो रहा है, यहाँ पर कलर भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये टेस्ट लेस रिलायबल है। तो फिर क्या किया गया कि इनडायरेक्ट एलाइज़ा में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन की गई। देखें, शुरू के स्टेप तो इसमें वही सेम है। एक ऐसी प्लेट उठाएंगे जिसकी वेल्स जो है वो प्री कोटेड होंगी विद एंटीबॉडी बी। ठीक है, तो इसमें पेशेंट का जब सैंपल ऐड करेंगे तो एंटीजन बी जो है वो जाके वेल के साथ स्टक हो जाएगी। उसके बाद ब्लॉकिंग रिएजेंट डालेंगे जो जाके ब्लॉक कर देगी तमाम सब्सटेंसेस को। अच्छा, अब डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है, यह है कि देखें इन डायरेक्ट एलाइज़ा के अंदर क्या था कि एंटीजन ने डायरेक्ट जाके इम्यूनो कॉम्प्लेक्स जनरेट किया एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हम प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड कर रहे हैं जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी कहते हैं, ये एंटीबॉडी भी बी एंटीबॉडी होती है, लेकिन इसमें एंजाइम लिंक्ड नहीं होता। उसके बाद क्या होगा कि वॉशिंग करवाएंगे। वॉशिंग करवाने से जो भी अनबाइंड एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद हम ऐड करेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी भी कहलाती है और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी भी कहलाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जाके जो पहले से प्राइमरी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच है उस एंटीबॉडी के एंटीजेनिक सरफेस के ऊपर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ जाके अटैच हो जाएंगी। क्योंकि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट एलाइज़ा में क्या था कि सिर्फ एक ही एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी। यहाँ पर क्या है कि तीन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जाके ये प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच हो गई हैं। तो अब क्या होगा कि वहाँ पर कलर प्रोड्यूस करने की डायरेक्ट एलाइज़ा में कलर प्रोड्यूस करने की सोर्स कम थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो यहाँ पर कलर प्रोड्यूस करने की सोर्स ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो क्या करती हैं कि कलरलेस सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करती हैं कलरफुल सब्सटेंस में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये है मॉडिफिकेशन। तो अब आप बताएं कि इन दोनों में ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल टेस्ट कौन सा हुआ, डायरेक्ट एलाइज़ा या इनडायरेक्ट एलाइज़ा, वो टेस्ट जिसमें
या कलर प्रोड्यूस करने की रिसोर्सेज कम है, या वो टाइप जिसमें कलर प्रोड्यूस करने की रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एलाइज़ा इज़ मोर ऑथेंटिक और मोर रिलायबल दैन डायरेक्ट एलाइज़ा। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? हैव मोर कलर प्रोड्यूस, more immunoreactivity. Here, enzyme-linked antibody is not directly linked with anti-B antibody, so it is indirect method और indirect ELISA। और indirect ELISA जो है वो more sensitive होता है as compared to direct ELISA। तो आइए पहले हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइज़ा को, उसके बाद हम चलते हैं सैंडविच एलाइज़ा की तरफ। डायरेक्ट एलाइज़ा में हमने देखा था कि एंटीजन जो है वो वेल की सरफेस के साथ बाइंड है और एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जाके एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है और कलर प्रोड्यूस होता है। लेकिन इनडायरेक्ट एलाइज़ा में क्या था कि एंटीजन के साथ सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी आके अटैच हुई जो कि एंजाइम लिंक्ड नहीं थी। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ आके प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच हुई। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है डायरेक्ट एलाइज़ा और इनडायरेक्ट एलाइज़ा। चलें अब एक डिफरेंट सिनेरियो आपके सामने रखती हूँ। देखें, ये वेल है, वेल के साथ जो है वो एंटीजन बी, एंटीजन एच और एंटीजन एल अटैच है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एंटीबॉडी आई और एंटीबॉडी ने आके तीनों के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, क्योंकि तीनों एंटीजन के ऊपर सेम टाइप की एपिटॉप मौजूद है। ठीक है, तो क्या होगा कि एंटीबॉडी तीनों के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी। अब हमें क्या करना है कि हमें डिटेक्ट करनी है एंटीजन बी, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो गया, एंटीजन बी के साथ भी अटैच हो गई है, एंटीजन एच के साथ भी अटैच हो गई है और एंटीजन एल के साथ भी अटैच हो गई है। तो अब क्या होगा, ये है एरर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका हल क्या निकाला गया, ये निकाला गया कि एक ऐसी प्लेट तैयार की जाए कि जिसमें इस तरह की एंटीबॉडीज़ अटैच की जाएं जो एंटीजन के साथ अपर और लोअर दोनों सरफेसेस से कॉम्प्लेक्स बना सके। तो अब आप बताएं कि इनमें से कौन सा मेथड ठीक है, वो मेथड जिसमें एंटीबॉडी सिर्फ एंटीजन के अपर सरफेस के साथ अटैच हो रही है, या वो मेथड जिसमें एंटीबॉडी एंटीजन के अपर और लोअर दोनों सरफेसेस से अटैच हो रही है। तो नंबर सेकंड, और तो ऑब्वियसली वो मेथड ज़्यादा ठीक है कि जिसमें एंटीबॉडी एंटीजन के अपर और लोअर दोनों सरफेसेस के साथ अटैच हो रही हैं। तो अब ये क्या है, जब हम सैंडविच बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि एक ब्रेड ऊपर होता है और एक नीचे होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है कि एक एंटीबॉडी ऊपर है और एक एंटीबॉडी नीचे है और बीच में क्या है, एंटीजन। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया है सैंडविच एलाइज़ा। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि सैंडविच एलाइज़ा भी हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट सैंडविच एलाइज़ा और एक होता है इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइज़ा। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सैंडविच एलाइज़ा में जो एंटीबॉडी यूज़ की जाती है वो कहलाती है कैप्चर्ड एंटीबॉडी। अब क्या होता है कि जब कैप्चर्ड एंटीबॉडी जो कि प्री कोटेड होती है, अब क्या होता है कि जब हम इसमें सीरम ऐड करते हैं या सैंपल ऐड करते हैं तो उसमें मौजूद एंटीजन, सिर्फ वही एंटीजन जाके एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं उस एंटीजन के लिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वॉशिंग करवाएंगे और वॉशिंग से जो भी अनबाइंड एंटीजन या एंटीबॉडीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट ऐड किया जाता है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, जो कि इसमें क्या होती है, एंटी बी एंटीबॉडी होती है, क्योंकि ये एंजाइम लिंक्ड होती है। अच्छा, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जाके अटैच होती है। अच्छा, अगर यहाँ पर क्या होता कि अगर तीनों बी होती, तीनों तरह की बी एंटीजन होती, तो क्या होता कि कैप्चर्ड एंटीबॉडीज़ भी तीनों यहाँ पर रहती, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन एच और एल थी जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया तो वो रिमूव हो गए। अच्छा, अगर यहाँ पर एंटीजन बी भी नहीं होती, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल एंटीजन बी भी पेशेंट के सीरम में मौजूद नहीं होती,
तो क्या होता कि यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो यहाँ पर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता। तो उसका मतलब क्या होता है, जब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट के सीरम में वो टाइप की एंटीजन जो हमें डिटेक्ट करनी है वो नहीं है, यानी कि एंटीजन बी हमें डिटेक्ट करनी है तो एंटीजन बी मौजूद नहीं है, तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता। जब कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि रिज़ल्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि एंटीजन भी मौजूद है तो यहाँ पर कलर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा अब ये वाली जो टाइप है जहाँ पर डायरेक्ट आके ये, अब आपको याद आ रहा होगा कि पीछे हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट एलाइजा में क्या था कि डायरेक्ट एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आकर अटैच हुई थी और जो है वो हमारे पास कलर प्रोड्यूस हो गया था। लेकिन यहाँ पे भी सेम वही मेथड है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर पहले एंटीजन जो है वो कैप्चर्ड एंटीबॉडी के साथ अटैच होगी, उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ आके अटैच होगी। अच्छा, अब इस मेथड को क्योंकि यहाँ पर अब एक ही एंजाइम है तो ये जो है वो लिटिल कलर प्रोड्यूस करेगा, तो ये लेस रिलायबल होगा। अब इसी को फर्दर मॉडिफाई किया गया इनडायरेक्ट एलाइजा में। अब इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या है कि एक वेल है जिसके साथ कैप्चर्ड एंटीबॉडीज़ अटैच हैं, वही सेम स्टेप्स हैं जो हम फर्स्ट इनडायरेक्ट एलाइजा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो हम पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे। सीरम के अंदर जो भी एंटीजन या एंटीबॉडी मौजूद होगी वो आके कैप्चर्ड एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पहले प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, फिर वॉशिंग करवाएंगे तो जो भी अनबाइंड एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होंगी वो सब रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर ऐड करेंगे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के तीनों एंटीजेनिक सरफेस के साथ जाकर अटैच हो जाएंगी। तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एंजाइम है यानी कि ज़्यादा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ हैं, वहाँ पर डायरेक्ट एलाइजा में सिर्फ एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी, जबकि इनडायरेक्ट सैंडविच एलाइजा में 3 एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, इट मीन्स कि ये ज़्यादा रिलायबल है। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा इन तीनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।